Hi friends, welcome back to this ह्यूमन ज्योग्राफी सीरीज। आपका पुनः एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटीज, उनके क्लासिफिकेशन और दो प्राइमरी एक्टिविटीज गैदरिंग एंड हंटिंग और पैस्टोरलिज्म, इन दोनों प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कृषि, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। कृषि के विभिन्न प्रकार, द टाइप्स एंड सिस्टम्स ऑफ एग्रीकल्चर। आप लोगों को पता ही है, एग्रीकल्चर और एनिमल रेयरिंग की शुरुआत हुई तो उस समय हुई जब मानव ने हमने पौधों को पालना शुरू किया या पशुओं को पालना शुरू किया। इट ऑल स्टार्टेड विद द डोमेस्टिकेशन, विद द टेमिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो कृषि के तमाम प्रकारों की बात करें, सिस्टम्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें, तो ब्रॉडली आप देखेंगे दो प्रकार हैं: सबसिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाहक या जीविकोपार्जी कृषि, और दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्यिक या व्यापारिक कृषि। सबसिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाहक या जीविकोपार्जी कृषि दो रूपों में है। एक जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, और दूसरा है जो कहलाता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस। आदिम जीविकोपार्जी कृषि, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, और गहन जीविकोपार्जी कृषि जो दूसरा स्वरूप है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की खास बात यह है कि ये पूर्णतः निर्वहन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, उदर पूर्ति के लिए या पेट भरने के लिए होती है। और प्रायः जो कृषि उत्पाद हैं वो उसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा उपभोग कर लिए जाते हैं जिस क्षेत्र में ये उत्पादन होता है। देयर इज हार्डली एनी मार्केट सरप्लस। बाजार के लिए कोई अधिशेष नहीं बचता। इनका विपणन में, व्यापार में कोई महत्व खास तौर से नहीं होता। ये पूर्णतः जीविकोपार्जी, निर्वाहक या पेट भरने के लिए, उदर पूर्ति के लिए होती है। और इसमें ज़्यादातर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है, फूड ग्रेन क्रॉपिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस जो आदिम निर्वाहक कृषि है, आदिम जीविकोपार्जी कृषि है, इसको आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन कह सकते हैं, स्थानांतरी कृषि। और ये शुरुआत में होता था आदिम अवस्था में। मानो कि किसी एक जगह लोग जाते थे, वहां जंगलों को साफ करना, पेड़ों को काटना, जला देना और साफ करके वहां खेती करना, तब तक जब तक कि उनकी आवश्यकता अनुसार उत्पादन मिलता रहे। और जैसे ही उत्पादन कम होता था, जाहिर है उर्वरता मृदा की घटती थी, वो लोग उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते थे, शिफ्ट कर जाते थे, और फिर वही जंगलों को काटना, आग लगाना, फिर से खेती करना। तो निरंतर कृषि क्षेत्रों को बदलने की प्रक्रिया इसमें चलती थी। ये स्थानांतरी कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, जिसको आपने पढ़ा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। इस प्रकार की कृषि पर्यावरण की दृष्टि से, एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम की दृष्टि से एकदम एडवाइजेबल नहीं है। और ये प्रायः धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन अभी भी
भारत में भी जो नॉर्थ ईस्ट हमारे स्टेट्स हैं, उत्तरी पूर्वी राज्यों में जहाँ जनजातीय लोग हैं, वहाँ झूमिंग नाम से ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस अभी भी प्रैक्टिस की जाती है। मिल्पा जैसे विश्व के दूसरे क्षेत्रों में, लाडांग इसी तरीके की कृषि है। अब आप देखेंगे जो मिल्पा कृषि है ये मध्य अमेरिका के क्षेत्रों में, और लडांग जैसा मैंने कहा इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में होती है। अब आप इंटेंसिव सबसिस्टेंस की बात करें, ये स्थानांतरी कृषि के ठीक विपरीत स्थायी कृषि है, जिसमें एक ही स्थान पर भूमि के एक टुकड़े को कई बार उस पर फसलें उगाई जाती है। ये स्थायी रूप से कृषि करने की विधि है। और इसमें भी दो प्रकार हैं, एक चावल प्रधान कृषि और एक चावल के अतिरिक्त कृषि। जाहिर है कि हर जगह जो भौतिक दशाएं हैं, जलवायु की दशाएं, मृदा की दशाएं, वो चावल के लिए उपयोगी नहीं होंगी, चावल के अनुकूल नहीं होती। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहाँ पर चावल प्रधान कृषि या तो होती है या चावल के अतिरिक्त गेहूँ, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, इस तरीके की फसलें उगाई जाती हैं। इस आदिम कृषि और गहन कृषि दोनों की बात हमने की निर्वाह कृषि में। इसके बाद व्यापारिक कृषि में विशेष रूप से एकल फसलों का उत्पादन होता है। कोई एक फसल चुन करके उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, और इसमें खाद्यान्न उत्पादन की तरीके से जीविकोपार्जन की बात नहीं रहती। मूलतः ये विपणन के लिए, व्यापार के लिए की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे चाय है, कॉफी है, मसालों की खेती है, तंबाकू है, कपास है, तरह तरह की फसलें जो किसी एक फसल को बहुत बड़े पैमाने पर उगाते हैं, ये सभी व्यापारिक फसलें हैं। और निर्वाह कृषि से अगर इसको कंपेयर करें तो यहां पर बहुत ऑर्गेनाइज्ड, मैकेनाइज्ड मशीनीकरण होता है। यहां कैपिटल इंटेंसिव ये कृषि होती है, अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम तुलना करें जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है या जो निर्वाह कृषि या जीविकोपार्जी कृषि है। कमर्शियल एग्रीकल्चर या कमर्शियल एग्रीकल्चर के सिस्टम में आप देखेंगे बहुत सारे रूप हैं, जैसे जिनमें से एक है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोपण कृषि। अभी मैंने नाम लिया चाय, कॉफी, मसाले, कॉन्डिमेंट्स, इन सब की खेती प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, रोपण कृषि है। रोपण कृषि को आप डिफाइन कर सकते हैं किसी एक चुनी हुई फसल की खेती, बहुत बड़े पैमाने पर की जाने वाली खेती, जो बहुत कुछ एक कारखाने जैसी मिलती जुलती है, एक इंडस्ट्री की जैसी मिलती जुलती है, जहां न केवल फसलों का उत्पादन लिया जाता है बल्कि उनकी प्रोसेसिंग भी की जाती है। जैसे चाय के बाग हैं, टी स्टेट्स हैं, कॉफी स्टेट्स हैं, रबर स्टेट्स हैं, वहाँ उगाया भी जाता है और फिर उनकी प्रोसेसिंग भी की जाती है उन्हीं क्षेत्रों में। तो ये बहुत कुछ कृषि के साथ साथ एक कारखाने या एक इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट की तरीके से दिखती है। मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागरीय कृषि भी बहुत
विशेष रूप से व्यापारिक कृषि है, जो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में, चिली में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में, कैलिफोर्निया में तमाम जगह पाई जाती है। और आपको मालूम होगा कि भूमध्य सागरीय जलवायु विश्व की एकमात्र ऐसी जलवायु है जहां केवल जाड़ों में वर्षा होती है। और इस विशेष जलवायु या मौसम के लक्षण के कारण यहाँ पर ज़्यादातर रसदार फलों की कृषि की जाती है, जो बहुत बड़े पैमाने पर होती है। आप जानते हैं इन्हीं क्षेत्रों में अंगूर से जो विशेष प्रकार की वाइन बनाई जाती है, शैंपेन, ये सब इन्हीं क्षेत्रों में रसदार फल, सिट्रस फ्रूट्स की खेती की जाती है। और ये बहुत ही गहन कृषि है, बहुत स्पेशलाइज्ड कृषि है, जिसमें ऐसे फलों की खेती की जाती है। डेयरी फार्मिंग, दुग्ध उत्पादक कृषि, इसी में से आप उदाहरण ले सकते हैं, जहां दूध देने वाले पशुओं का प्रजनन, प्रवर्धन, पालन किया जाता है और उससे बनी हुई चीज़ों की प्रोसेसिंग, ये सब इसके साथ शामिल है। इसका दूसरा रूप भी है कमर्शियल रेयरिंग, व्यापारिक पशुपालन, जिसमें अन्य उत्पाद भी जो पशुओं से मिलने वाले हैं, मांस, ऊन या जो दूसरी मांस है, ऊन है, इवन आप देखेंगे कि जो तमाम पक्षी, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, ये सब जो अदर देन मिल्क प्रोडक्ट्स, और विशेष करके जो दूध वाले पशुओं का पालन प्रवर्धन होता है, वो डेयरी फार्मिंग है। और आप नाम ले सकते हैं, जैसे विटीकल्चर है, अंगूर की खेती है, सेरीकल्चर है, रेशम की खेती है, एपीकल्चर है। जितना भी ये कृषि के फार्म है जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड हैं, किसी चुने हुए उत्पाद के लिए किए जाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। आप देखेंगे इसमें हार्टिकल्चर भी एक टाइप है, उद्यान कृषि, जिसमें ज़्यादातर पेरिनियल क्रॉप्स होती हैं, ट्री क्रॉप्स होती हैं, जो वर्ष दर वर्ष एक बार लगाने के बाद में आपको उत्पादन देती है। तो ये उद्यान कृषि, फलों की, सब्जियों की, फूलों की खेती इसके साथ होती है। और पश्चिमी देशों में तो बहुत जगह इसको ट्रक गार्डनिंग या ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये सब अर्बन एरियाज में, कंट्री साइड में खेती की जाती है। और बड़े बड़े शहरों, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो बहुत बड़े बड़े अर्बन एग्लोमरेशंस हैं, महानगर हैं, उन तक ये फल, सब्जियां और उत्पाद पहुंचाए जाते हैं ट्रकों के माध्यम से। तो इसको कई बार हम ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। एक बार फिर हम ये दोहरा सकते हैं कि जो कमर्शियल फार्मिंग है, कमर्शियल एग्रीकल्चर है, इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, इट इज़ मैकेनाइज्ड एंड इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव। इसमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, बहुत उच्च स्तर के प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, और ये ज़्यादातर इसका मशीनीकरण हुआ रहता है, मैकेनाइज्ड होती है। इस कृषि के सिस्टम्स को एक और आप स्वरूप देखेंगे, जिसमें हम कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग। इन दोनों को समझिए, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। आपको पता है पश्चिमी यूरोपीय देशों में, रशिया में, इन सब जगहों पर सहकारिता या कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत सफलतापूर्वक प्रैक्टिस किया गया था। और आपको नाम याद होंगे, रशिया के जो 2 प्रकार के फार्म हैं, कोलखोज, जिनको रशियन प्रोनाउंसिएशन में कोलखाई, और सोवखोज, सोवखाई, ऐसे। ये सभी, पहले कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात करें, सहकारी कृषि की। सहकारी कृषि में जितने भी किसी क्षेत्र के, देश के या प्रदेश के किसान हैं, वो सब अपने खेतों को पूल इन कर देते हैं, अपनी कृषि भूमि को एक जगह, एक सोसाइटी बना करके, समिति बना करके एक जगह इकट्ठा कर देते हैं।
लेकिन उनकी ओनरशिप रहती है, उनकी आइडेंटिटी रहती है, अपनी पहचान रहती है कि मेरा खेत है। और इससे लाभ क्या होता है, जो एसेट्स हम कृषि में इस्तेमाल करते हैं, पंप सेट लगाना है, ट्रैक्टर खरीदना है, दूसरी मशीनें खरीदनी है, ये तमाम जो क्रियाकलाप हैं उन सब में खर्च कम आता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है और उत्पादन अधिक होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो खेत छोटे छोटे से इंडिविजुअल होते हैं वो उनका आकार बड़ा हो जाता है, तो ऐसी बड़े पैमाने पर जो कृषि हम करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, वो भी आसान होता है। मशीनें, ट्रैक्टर आदि चलाना, मैकेनाइजेशन करना आसान होता है। सामूहिक कृषि इसी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। सामूहिक कृषि में जितने भी कृषक हैं न केवल अपनी जमीन को पूल इन कर देते हैं, बल्कि उनका अपना मालिकाना हक एक तरीके से सबसाइड हो जाता है, ये वो फोरगो कर देते हैं। वो केवल एक संस्था जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी उसकी जमीन हो जाती है, उसका कृषि क्षेत्र हो जाता है। सब लोग काम करते हैं, उसका आपका आकलन होता है और उसके बाद में प्रोड्यूस का शेयर वाइज, परसेंटेज वाइज आपस में बंटवारा होता है। तो उत्पादन से लेकर के विपणन तक, और यहाँ तक कि जो इन सामूहिक फार्मों में या इन कोऑपरेटिव फार्मों में किसान जिनकी ज़मीन लगी रहती है, उन लोगों को उनकी सारी सुविधाओं का, जो अपनी और उनकी हाउस होल्ड नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए भी पैसे से लेकर के वस्तुएं तक ये कोऑपरेटिव सिस्टम्स में अलग से उनके अपने स्टोर्स होते हैं, उनसे मिलता है। अब आप देखें, अभी हमने शुरू में पढ़ा था जो सबसिस्टेंस और कमर्शियल एग्रीकल्चर, जो दो मेन पार्ट पढ़े थे, उसमें दो शब्द आए, इंटेंसिव कल्टीवेशन और एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। इसको भी थोड़ा अलग से समझ लें। इंटेंसिव कल्टीवेशन, वहां तो हमने बताया था आपको, स्थायी आदिम कृषि है तो उसको हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस कहते हैं। तो वो इंटेंसिव इसीलिए है क्योंकि किसी एक कृषि क्षेत्र को, भूमि के टुकड़े को एक वर्ष में एक से अधिक बार बोया जाता है या उस पर फसलें उगाई जाती हैं। अब 2 बार, 4 बार, 6 बार, यह है इंटेंसिव कल्टीवेशन, गहन कृषि। ये किन क्षेत्रों में होती है यह भी स्पष्ट है, जहां पर जनसंख्या बहुत घनी है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, और प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड कम है। तो नेचुरली वहां के लोगों को एक ही कृषि क्षेत्र को, भूमि के एक टुकड़े को कई बार फसलें उगानी पड़ती है। परिणाम क्या होता है, पर यूनिट एरिया, जैसे आप हेक्टेयर की बात करें, पर हेक्टेयर यील्ड या पर हेक्टेयर उत्पादन या पर हेक्टेयर जो रिटर्न है वो अधिक मिलता है, क्योंकि 1 हेक्टेयर को अगर साल में 5 बार बोया गया तो 5 हेक्टेयर बो दिया गया। लेकिन चूंकि जनसंख्या अधिक होती है तो पर कैपिटा प्रोडक्शन वहां कम हो जाता है। मैंने इंटेंसिव कल्टीवेशन में पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ज्यादा होता है क्योंकि कई बार फसलें बोई जाती हैं, लेकिन पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति उत्पादन की बात करें तो घनी जनसंख्या के कारण, हाई डेंसिटी के कारण ये कम हो जाता है। ठीक इसका अपोजिट है एक्सटेंसिव। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां भूमि अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, तो बड़े बड़े कृषि क्षेत्र हैं। एक्सटेंसिव माने विस्तृत कृषि, बड़े बड़े कृषि क्षेत्र हैं जिन पर वर्ष में 1 बार या कभी कभी अधिकतम 2 बार फसलें उगाई जाती हैं। शेष वर्ष के भाग में फसलें नहीं उगाई जाती। तो जाहिर है कि यहां पर चूंकि जनसंख्या का घनत्व तो कम है, इसलिए लोगों के खेत बड़े बड़े हैं। तो कम जनसंख्या के कारण विस्तृत कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात करें, पर यूनिट एरिया की बात करें तो उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि यहां पर फसलें पूरे वर्ष में 1 बार या अधिकतम 2 बार उगाई जाती है। आपने देखा जो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी है, उसमें 2 चीजें बहुत स्पष्ट हैं जिनके
परिणाम स्वरूप या जिनके रिजल्ट में किस किस तरीके की अलग अलग तरीके की जो एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी या कृषि के प्रकार या इकोसिस्टम्स सामने आते हैं। और वो दो बातें हैं, एक तो फिजिकल फीचर्स जैसे क्लाइमेट कैसी है, लैंड कैसी है, टेरेन टोपोग्राफी कैसी है, और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कैसी हैं, वहां लेबर की उपलब्धता कैसी है, ये भी तो है सब चीजें। ये सारी चीजें मिलकर के किसी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की कृषि को या कृषि के प्रकारों को जन्म देती है। एक प्रश्न आपसे करते हुए मैं आज की बात खत्म करूंगा। जो हमने ये एग्रीकल्चरल सिस्टम्स और टाइप्स पढ़े, आप प्रयास कीजिए कि भारत की कृषि की अगर आपको का टाइप बतानी हो, भारतीय कृषि किस प्रकार की है ये बताना हो, या इंडियन एग्रीकल्चर की टाइपोलॉजी क्या है, किस टाइप की है, तो आप इस बारे में सोचिएगा। भाई तमाम जो कृषि के प्रकार है हमने पढ़े, भारतीय कृषि इनमें से किस प्रकार की है देखिएगा। हो सकता है एक से अधिक प्रकारों में वो गुजरती हो। तो इसी के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। अगले दिन हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, माइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो अगली हमारी प्राइमरी एक्टिविटी होगी। थैंक यू वेरी मच।